हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 22 मार्च 2020 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 मार्च 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो डेटा अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया था पब्लिश करने के लिए, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिनको अल्फा न्यूमेरिकल सीरियल नंबर भी कहते हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आइडेंटिफिकेशन या ऑडिट ट्रेल के लिए दिए गए थे, उनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद रिलीज़ कर दिया है। और ये जो सारा डेटा है वो एसबीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है, ये सारी जो प्रोसेस एसबीआई ने की है वो सारा इन्फॉर्मेशन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है एक एफिडेविट में, जिसमें उसने क्लियर किया है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर कर दिया गया है रिगार्डिंग परचेज एंड एनकेसमेंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो भी आरबीआई एसबीआई के पास थे वो सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पब्लिकेशन के लिए दे दिया है एसबीआई ने। और ये जो डेटा है इसमें नेम ऑफ परचेजर मेंशन है, डिनोमिनेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स मेंशन है, स्पेसिफिक जो नंबर है इंडिविजुअल बॉन्ड्स के वो नंबर भी मेंशन है, नेम ऑफ पार्टीज जिनके द्वारा एनकैश करवाया गया वो बॉन्ड उनके नाम है, और लास्ट 4 डिजिट ऑफ द बैंक अकाउंट नंबर। कंप्लीट बैंक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है बिकॉज ये केवाईसी की जो डिटेल है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। लेकिन जितना भी डिटेल दिया है उससे जिनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए उनके बारे में पता चल सकता है, और जिस पार्टी को ने इनकैश करवाए कौन से इलेक्टोरल बॉन्ड और कितने अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भी डिटेल मिल सकती है। तो इन डिटेल के बाद ये देखने में आया है कि एम ई आई एल जो कंपनी है वो सिंगल लार्जेस्ट डोनर है, जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेट किए हैं किसी पार्टी को। डेटा रिलीज बाय इलेक्शन कमीशन शोज कि जो कंपनी है सबसे बड़ी डोनर वो है एम ई आई एल, जिसको पहले फ्यूचर गेमिंग सबसे बड़ा डोनर माना जाता था। ओवरऑल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को देखें तो करीब 1300 करोड़ फ्यूचर गेमिंग्स के द्वारा दिया गया है, जिसमें से 36% तो डीएमके तमिलनाडु की पार्टी को दिया था, और बाकी जिसका करीब 39-40% था वो तृणमूल कांग्रेस को गया है। और बीजेपी की सबसे बड़ी डोनर और सिंगल लार्जेस्ट कंपनी जो सबसे बड़ी डोनर है वो है मेघा इंजीनियरिंग एम ई आई एल, जिसका करीब 60% पैसा करीब 584 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट किया है, बाकी 20% इसने बीआरएस को डोनेट किया है। तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है इलेक्टोरल बॉन्ड को डोनेट करने में वो है क्विक सप्लाई चेन, जो थर्ड बिगेस्ट डोनर मानी जा रही है, और इसने करीब 375 करोड़ बीजेपी को डोनेट किया है और 25 करोड़ शिवसेना को। ये रिलायंस कंपनी के द्वारा ओन की जाती है, करीब 50% का स्टेक क्विक सप्लाई चेन में। तो सबसे बड़ी डोनर कंपनी, सिंगल लार्जेस्ट कंपनी की बात करें तो मेघा इंजीनियरिंग है, और इसने 584 करोड़ बीजेपी को डोनेट किया है, सिंगल लार्जेस्ट कंपनी। और इसके बाद जो फर्दर एनालिसिस किया गया इन कंपनीज का, उसके बारे में जो न्यूज़ आर्टिकल है वो ये बताता है कि ज़्यादातर जो कंपनीज जिनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट किए गए वो आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी के द्वारा किसी ना किसी समय स्क्रूटिनी में शामिल थे, और ऐसी कंपनीज आईटी और इनकम टैक्स के लगातार रडार में थी। कंपनीज अंडर ईडी एंड आईटी स्कैनर डोनेटेड पोल बॉन्ड्स टू बीजेपी, बीआरएस एंड कांग्रेस। तो वो सारी कंपनीज कहीं ना कहीं अपने जो प्रोसेस हैं, जो इनके ऑपरेशन हैं, उनको लेकर आईटी और ईडी के रडार पे थी, जिनके द्वारा भर भर के डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई, जिसमें सबसे बड़ा जो डोनेशन है वो बीजेपी को गया। और इसमें जो सबसे वरिंग ट्रेंड देखा जा रहा है, जो फार्मा कंपनीज हैं, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड, हेट्रो लैब्स लिमिटेड, हेट्रो बायोफार्मा लिमिटेड,
या इनसे रिलेटेड बाकी जो कंपनीज़ है, करीब 25-30 ऐसी फार्मा कंपनीज़ हैं जो कहीं न कहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर जिन पे सवाल उठाए गए थे, और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इनकी बैड बिज़नेस प्रैक्टिसेस और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर क्वेश्चन रेज़ किए गए थे। ऐसे कंपनीज़ ने भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बहुत बड़े अमाउंट डोनेट किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि जो कंपनीज़ इतनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर लाइमलाइट में थी, और जिन पे लगातार आईटी और ईडी डिपार्टमेंट के द्वारा रेड किए जा रहे थे, इनकी जो बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस थी, उन पे गवर्नमेंट की पैनी नज़र थी। तो ये इतना बड़ा चंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना कहीं न कहीं पूरी ओवरऑल सिस्टम पे भी सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया था, जैसा हमने कल भी पढ़ा था। कल के हिंदी न्यूज़पेपर में ही ये खबर थी कि गवर्नमेंट ने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बना दिया है, जो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ को चेक करेगी और वो बताएगी कि वो सही है या नहीं है। और अगर गलत या फेक न्यूज़ इस बॉडी के द्वारा किसी न्यूज़ को बोला जाता है, तो वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे होगा, वो उस प्लेटफॉर्म को ऐसी न्यूज़ जो फेक न्यूज़ डिक्लेयर की गई है, उसे तुरंत हटाना होगा, अदरवाइज उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस पूरे सिनेरियो को, ये पूरा मुद्दा लेकर पेटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है गवर्नमेंट का। ये जो 20 मार्च का नोटिफिकेशन था, जिसने एस्टेब्लिश किया था फैक्ट चेक यूनिट को, दैट इंटेंड टू कर्व फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ सेंटर, तो इसको रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो पूरा मामला है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रूल 31BV से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इस रूल्स की बात की जा रही है। और ये जो रूल है, इस पे ऑलरेडी नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल भी इसी के रिगार्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट स्टेड अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ March 20 establishing the PIB fact check unit to act as a deterrent against creation and dissemination of fake news and misinformation regarding business of center। तो ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, इसको स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने। और क्योंकि ये जिस रूल के बेसिस पे निकाला गया है, वो रूल अंडर लीगैलिटी की उसकी मेरिट देखी जानी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑलरेडी इसकी जो मेरिट्स हैं और इसकी लीगैलिटी है, ये रूल सही है कि नहीं, ये चेक कर रहा है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जब तक इस रूल पे अपना फाइनल कॉल नहीं लिया जाएगा, तब तक ये जो फैक्ट चेक यूनिट है, वो उस पे स्टे रहेगा, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो March 20 notification would remain stayed until a third judge of Bombay High Court took a final call of the validity of provision rule of Rule 31BV of Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021। तो इस रूल की जो लीगैलिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीगैलिटी और मेरिट्स पे कोई काउंट नहीं किया, क्योंकि इसके द्वारा जो राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी हाई कोर्ट एनालाइज करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट इसको फाइनल कॉल लेगा। और इस केस में ये भी बोला जा रहा है कि सेटिंग अप ऑफ फैक्ट चेक यूनिट वुड बी लाइक सीजर जजिंग सीजर, मतलब गवर्नमेंट के खुद के जो काम है, वो गवर्नमेंट ही जज करेगी। गवर्नमेंट खुद ही कहेगी कि जो गवर्नमेंट के काम वो सही है या गलत है। और अगर गवर्नमेंट के किसी काम को या गवर्नमेंट की किसी कमियों को पॉइंट आउट किया जाए, तो गवर्नमेंट ऐसी न्यूज़ को फेक न्यूज़ करके हटवा सकती है। तो यहाँ पर ये भी फेयर माना जा रहा है, और इसी कारण से ये जो रूल है, इसको एनालाइज किया जा रहा है, और इस फैक्ट चेक यूनिट को फिलहाल के लिए स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इसमें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैक्ट चेक यूनिट रन बाय गवर्नमेंट वुड एंश्योर दैट ओनली सेंटर वुड हैव मोनोपोली ओवर ट्रुथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सही कहेगी वही सही होगा, जो गलत कहेगी वो फेक न्यूज़ मान ली जाएगी। इस तरह का एक माहौल बन जाएगा, इसीलिए भी इसको रोक दिया गया है। नेक्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा जो अभी एक तमिलनाडु के मिनिस्टर को शपथ दिलाने से मना कर दिया गया है, उसके बाद तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को
ये बोला है कि जो कार्रवाई गवर्नर ने की वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो लीगल नहीं है और गवर्नर के द्वारा एक दिन में उस मंत्री को शपथ दिलाई जानी चाहिए। अब बेसिकली पूरा मुद्दा क्या है? पूरा मुद्दा ये है कि तमिलनाडु के एक मिनिस्टर पे ईडी ने चार्जेस लगाए थे। ईडी ने कुछ चार्जेस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के लगाए थे, करप्शन के लगाए थे, जो मुद्दा फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे चार्जेस को पे रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये चार्जेस प्रूफ नहीं होते हैं और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चार्जेस रोक लगा दिए हैं। अब कायदे से ये होना चाहिए कि जो भी अगर चार्जेस रोक लगा दिए तो मिनिस्टर को जो कैंडिडेट है उसको वापस से, अगर स्टेट की सरकार मंत्री बनाना चाहती है तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर कि वो उन्हें वो दिलाए। लेकिन यहाँ पर गवर्नर RN रवि जो अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने ये बोला कि उन्हें लगता है कि गवर्नर जो मंत्री है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तो करप्शन के चार्जेस नहीं लगाए उस पे, या उसके लगे हुए चार्जेस पे रोक लगा दी है, लेकिन उनको लगता है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इसलिए उनकी मोरालिटी का हवाला देते हुए उन्होंने मंत्री को शपथ नहीं दिलाई। तो यही पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। यहाँ पर अगर हम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, जिसमें लिखा गया है कि गवर्नर हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर लेड बाय स्टेट कैबिनेट अंडर आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो गवर्नर वही काम करेगा जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर उसको एडवाइस देंगे, और किसी और के द्वारा एडवाइस पे गवर्नर काम नहीं करेगा, और ऐसे केस में गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गवर्नर का जो ये एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, और यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया। और ये जो बेंच है, जिस बेंच के द्वारा ये केस सुना जा रहा था, वो बेंच हेड की जा रही थी DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया है कि इफ द गवर्नर डज नॉट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज द स्टेट डू एक्सेप्ट कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? वी डू नॉट नो हु हैज एडवाइज द गवर्नर, बट द एडवाइस वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस का कहना है कि जिसने भी एडवाइस दी है गवर्नर को शपथ ना दिलाने की, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, और ये जो गवर्नर के द्वारा किया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्लैम किया है तमिलनाडु गवर्नर RN रवि को, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी अवमानना की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को किसी भी केस में कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया है, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे कन्विक्ट नहीं माना है, और गवर्नर के द्वारा ये बोला गया है कि वो मोरली ऐसे उस मंत्री को कन्विक्ट मानते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं गवर्नर की वो फॉलो नहीं की गई हैं। तो ये इस पूरे आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है आर्टिकल 164, जिसमें गवर्नर की ड्यूटी बताई गई है। गवर्नर हैज़ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर लेड कैबिनेट अंडर आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक और मामला है गवर्नर को लेकर, और ये है कर्नाटका गवर्नर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कर्नाटका गवर्नर ने एंडाउमेंट एक्ट, जो कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया है, उसको रिटर्न कर दिया है। और ये जो अमेंडमेंट है, ये जो बिल है, इसमें अमेंडमेंट करा के लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था, जिसको दोबारा से कर्नाटका के गवर्नर ने रिटर्न कर दिया है, असेंबली को वापस भेज दिया है। कर्नाटका के गवर्नर है थवरचंद गहलोत, और इन्होंने कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट 1997 का ये एक्ट है, देयर इसको क्लियर किया था रिसेंटली अपने बजट सेशन में, और इसी के अमेंडमेंट को रिटर्न किया गया कर्नाटका के राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल का कहना यह है कि कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट बिल में कुछ उनके कन्फ्यूजन है, कुछ पॉइंट है, वो क्लैरिफिकेशन मांगते हुए इसको वापस भेजा है। गवर्नर हैज़ sought to know if the state government has conceptualized any legislation to encompass other religious bodies in similar fashion। तो यहाँ पर हिंदू इंस्टीट्यूशन और हिंदू टेम्पल्स के बारे में ये जो बिल है वो पास किया गया है,
और इसमें गवर्नर का मानना है कि गवर्नर ने अपने कुछ पॉइंट्स बाकी रिलीजियस बॉडीज को लेकर भी पूछे हैं। गवर्नर्स मूव इज द फर्स्ट सच सिंस कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर इन मई 2023 एंड कम्स क्लोज टू लोकसभा इलेक्शन। ये जो अमेंडमेंट है एंडाउमेंट एक्ट के, ये सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। जो करीब 40,000 टेम्पल के केयर टेकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी उनके लिए बढ़ाई जाएगी इन मुजराए टेम्पल्स एंड ऑल्सो डेवलप सी कैटेगरी टेम्पल्स यूजिंग फंड फ्रॉम इनकम ऑफ रिचर टेम्पल्स। तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उनकी इनकम पे टैक्स लगा के या उनकी इनकम का एक पोर्शन निकाल के एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड से जो छोटे टेम्पल है उनके केयर टेकर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है काम किया जाने वाला है। तो ये पूरा एक्ट है एंडाउमेंट एक्ट, कर्नाटका असेंबली के द्वारा पास किया गया इसमें अमेंडमेंट, और जो गवर्नर के द्वारा वापस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है टू स्टडी स्कोप ऑफ ऑल्टरिंग पावर लाइंस इन बस्टर्ड हैबिटेट। तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जिनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो राजस्थान और गुजरात का एरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है टू रीबैलेंस कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन विद कंट्रीज इंटरनेशनल कमिटमेंट टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ इंडिया। तो मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है इस पूरे एरिया में वो है ओवरहेड पावर लाइंस हैं, उनसे टकरा के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो है वो उनकी उनका जो पॉपुलेशन है बहुत कम होता जा रहा है और पावर लाइन से टकरा के बर्ड्स के मरने के बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। तो जो लार्ज विंग्ड बर्ड्स है दे आर ऑन द ब्रिक ऑफ एक्सटेंशन, और वन ऑफ द मेजर जो कॉज है फ्रीक्वेंट कोलूजन विथ हाई पावर केबल्स रनिंग एडजेसेंट टू इट्स कोर हैबिटेट इन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान के जिस एरिया में ये इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो कोर हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वहाँ पर जो हाई पावर्ड केबल्स रन कर रहे हैं उनसे टकरा के मरने के बहुत केसेस हैं, जिसके कारण से ये ऑलमोस्ट अपने एक्सटेंशन के फेज में आ गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जो डेवलपमेंट है और जो एनवायरमेंट या कंजर्वेशन है उसको रीबैलेंस करने के लिए ये कमिटी या ये पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। 3 जज की बेंच, ये भी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा हेड की जा रही थी। उन्होंने बोला है कि ब्लैंकेट डायरेक्शन given by top court in April 2019 for moving high voltage and low voltage power cable underground required recalibration। तो जो पावर केबल्स का एक केस था 2019 का, उसको वापस से चेक किया जाएगा, रिकैलिब्रेट किया जाएगा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो हैबिटेट को और ज़्यादा कैसे कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन दी जा सकती है उस पर भी काम किया जाएगा इस कमिटी के द्वारा। इस कमिटी में काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स रहेंगे। इसमें मेजर हैं डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के होंगे, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स होंगे और एनवायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड से रिलेटेड भी लोग रहने वाले हैं। इसके अलावा सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया के भी इनवाइटी रहेंगे, जो ओवरऑल मुद्दे को समझ के अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेंगे। अब पूरा इसको जो स्कोप पैनल का रहने वाला है इज टू डिटरमाइन द स्कोप, एक्सटेंट एंड फीजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स इन एरियाज आइडेंटिफाइज एज प्रायोरिटी स्पॉट फॉर बर्ड्स इन राजस्थान एंड गुजरात। तो इस बर्ड का जो कोर हैबिटेट है उस एरिया में जो राजस्थान गुजरात के एरिया में पड़ रहा है, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल को किस तरह से ले किया जाए, उनका स्कोप क्या हो, कैसी फिजिबिलिटी हो और किस तरह कहाँ कौन कौन से एरिया में उनको बिछाना चाहिए, जिससे कि जो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है या उनका कोलोजन है वो रोका जा सके। इसके साथ ही साथ ये कमिटी कुछ ऑल्टरनेटिव भी एक्सप्लोर करेगी टू रीबैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कंट्री के हैं और कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स। तो एसडीजी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को साथ लेके उनको बैलेंस करते हुए आगे कैसे चला जाए, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं, वो ये कमिटी देखने वाली है। और ये एडिशनल मेजर भी बता सकती है टू आइडेंटिफाई एडिशनल प्रायोरिटी एरियाज और किन किन एरिया पे काम किया जाए। और ये रिपोर्ट 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बायोप्लास्टिक से रिलेटेड कुछ नियम को और ज़्यादा टाइट कर दिया है, स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब बेसिकली दो तरह की प्लास्टिक, टू ब्रॉड ब्रॉड काइंड ऑफ टेक्निकल फिक्सेस हैं। ये दो तरह की ब्रॉड टाइप हैं प्लास्टिक के। एक है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, दूसरा है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है, इट इन्वॉल्व्स प्लास्टिक गुड्स बीइंग ट्रीटेड बिफोर दे आर सोल्ड, मतलब बेचने से पहले बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ट्रीट किया जाता है। और जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होता है, ऑन द अदर हैंड, दे डू डिग्रेड बट रिक्वायर इंडस्ट्रियल और लार्ज म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी टू डू सो। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तो एक तरह से ट्रीटेड प्लास्टिक होता है, जो बेचने से पहले ही ट्रीट की जाती है और जो बायोडिग्रेड हो जाती है। लेकिन कंपोस्टेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिनको डिग्रेड करने के लिए एक बड़ा सेटअप चाहिए, या तो म्युनिसिपल एक बड़ा म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, या इंडस्ट्रियल सीवेज को ट्रीट करने वाला कोई प्लांट होना चाहिए, तब वो डिग्रेड होगा। और इसके साथ ही माइक्रोप्लास्टिक को भी यहाँ पर बताया गया है। माइक्रोप्लास्टिक हैज़ बीन रिपोर्टेड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन अफेक्टिंग रिवर्स और ओशियंस। तो मेनली वर्ल्ड ओवर माइक्रोप्लास्टिक रिवर्स और ओशियंस को बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूट कर रहा है। ये जो नए रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाए हैं, न्यू सेट ऑफ अमेंडमेंट्स जो इंडिया के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 के नाम से निकाले गए हैं, ये पिछले हफ्ते निकाले गए हैं। और ये डिफाइन करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एज नॉट ओनली कैपेबल ऑफ डिग्रेडेशन by biological process in a specified environment such as soil and landfill, but also as material to that do not leave any microplastic। तो यहाँ पर जो ये रूल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024, ये बताते हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक केवल ऐसे ही प्लास्टिक नहीं है जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड हो जाएं, जैसे कि सॉइल और लैंडफिल में उनको डालने से वो डिग्रेड हो जाते हैं। बट उनकी डेफिनेशन में ये भी ऐड किया गया है कि वो ऐसे भी प्लास्टिक हैं जो डिग्रेड होने के बाद दे डू नॉट लीव एनी माइक्रोप्लास्टिक, जो किसी तरह का कोई माइक्रोप्लास्टिक भी नहीं छोड़ते। मतलब वही प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल इस रूल के अकॉर्डिंग माने जाएंगे जो माइक्रोप्लास्टिक का रिमेन नहीं छोड़ते डिग्रेड होने के बाद। तो ये जो कैविएट माइक्रोप्लास्टिक का ऐड किया गया है अपडेटेड रूल्स में, ये पूरी तरीके से ब्रॉडली बताता है, ओवरऑल बताता है, लेकिन ये इट डज नॉट डिफाइन, इट डज नॉट स्पेसिफाई कि विच केमिकल टेस्ट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द एब्सेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। तो ये डेफिनेशन तो बना दी गई है कि माइक्रोप्लास्टिक का रिमेन्स नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं को बायोडिग्रेडेबल माना जाएगा। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक की प्रेजेंस किसी प्लास्टिक में कैसे चेक करेंगे, कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा कि माइक्रोप्लास्टिक है कि नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। इट दीज रूल्स डज नॉट स्पेसिफाई और कौन सा टेस्ट हम करें जिससे कि ये स्टेब्लिश किया जा सके कि माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट नहीं है किसी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट माइक्रोप्लास्टिक मस्ट बी रिड्यूस इन ए सैंपल इन ऑर्डर टू कंसीडर दैम एलिमिनेटेड। तो ये जो रूल है, ना तो ये वो मिनिमम लेवल बताता है कि इतना परसेंटेज माइक्रोप्लास्टिक किसी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में हो तो उसे बायोडिग्रेडेबल माना जाएगा, और ना ही ये बताता है कि कौन सा केमिकल टेस्ट करें कि उसको माइक्रोप्लास्टिक फ्री बायोडिग्रेडेबल माना जाए। तो ये कुछ लूप होल में है जो इस नए रूल में है, वो यहाँ पर आर्टिकल में बताए गए हैं। अभी जो करंट स्टैंडर्ड है इंडिया में, इट ओनली रिकमेंड टेस्ट दैट कैन बी डन टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, बट डू नॉट प्रिस्क्राइब ए डेफिनेटिव टेस्ट। केवल आज के टाइम में जो रिकमेंडेड लेवल है, करंट स्टैंडर्ड है इंडिया में, इट ओनली रिकमेंड, ये केवल बताता है कि कुछ टेस्ट से माइक्रोप्लास्टिक का लेवल लेवल चेक किया जा सकता है, लेकिन क्या लेवल होना चाहिए, मिनिमम लेवल या थ्रेशोल्ड लेवल, वो डिफाइन नहीं किया जाता। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया है काफ़ी सारी प्लास्टिक जनरेटिंग यूनिट्स को एक प्रोविंशियल सर्टिफिकेट देने के लिए, जो ये बताता है कि उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोडक्ट वो बायोडिग्रेडेबल है। तो ना ही रूल्स में क्लैरिफाई किया गया है, ना ही उन यूनिट्स को, प्रोडक्शन यूनिट्स को मालूम है कि किस हिसाब से ये जो किस लेवल पे माइक्रोप्लास्टिक होना चाहिए, जिसको सीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
क्लियर कर देगा और सर्टिफिकेट दे देगा जिन प्रोडक्ट को बायोडिग्रेडेबल का। दिस इज बिकॉज ऑफ सीपीसीबी ओनली कंसीडर्स बायोडिग्रेडेबल a plastic sample that has 90% degraded, and such a process takes a टाइम ऑफ 2 ईयर्स, एटलीस्ट 2 ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीपीसीबी का मानना है, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वही प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा जिसका सैंपल 90% डिग्रेड जो हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो रूल्स हैं बायोडिग्रेडेबल और कंपोजिट प्लास्टिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया है, एक फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया है जो एसआरओ से रिलेटेड है। एसआरओ का फुल फॉर्म है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो आरबीआई के द्वारा डेजिग्नेट किए जाने हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जो नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई फीचर सामने आ रहे हैं और इन फीचर्स को किस तरह से रेगुलेटर या आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाए, देखा जाए, और हर एक सेक्टर में जो कस्टमर इन्वॉल्व हैं उनके इंटरेस्ट में कैसे काम किया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे, किन स्टेप्स को फॉलो करके डेजिग्नेट किया जाना है, इसके लिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन is expected to operate with credibility, objectivity and responsibility under oversight of regulator। तो आरबीआई के अंडर में ये एसआरओ काम करेंगे और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बहुत ही ऑब्जेक्टिव और क्रेडिबल होनी है। आरबीआई इनको देखता रहेगा। इनका जो मेन काम होगा इट इज टू इम्प्रूव रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर हेल्थी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। तो जिस भी सेक्टर में एसआरओ काम करेंगे उस सेक्टर के डेवलपमेंट को देखेंगे, वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए और सेक्टर कितना हेल्थी काम कर रहा है इसको ओवरऑल देखने का और उनको रेगुलेट करने का काम करेगा, और ऊपर से आरबीआई इनको फाइनली रेगुलेट करेगा। ईच सेक्टर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज विल हैव सेपरेट एसआरओ। हर एक सेक्टर के अलग अलग एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे। विद द फाइनलाइजेशन ऑफ फ्रेमवर्क आरबीआई विल रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस एंटिटीज सीकिंग टू गेट एसआरओ स्टेटस। विद द ग्रोथ ऑफ जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो हर एक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि हर एक सेक्टर में जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ा है। टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हर सेक्टर में आई हैं, इससे कस्टमर के जो आउटरीच है वो भी बढ़ी है। चाहे हम फिनटेक सेक्टर को देख लें या अलग अलग सेक्टर को देख लें, बैंकिंग में ही काफ़ी नए सेक्टर भी उभर के सामने आए हैं। तो बेटर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो हर एक सेक्टर में स्पेसिफिक एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत समझी जा रही है आरबीआई के द्वारा, उसी के लिए ये जो फ्रेमवर्क है वो फाइनलाइज किया गया है। इस फ्रेमवर्क का नाम है ओमनिबस फ्रेमवर्क विच कंटेन्स ब्रॉड पैरामीटर्स। इसमें काफ़ी ब्रॉड पैरामीटर्स होंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे फ्रेमवर्क के, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी एसआरओ की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसआरओ के लिए क्या होने वाले, गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्या होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से होगी, और बेसिक कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन, जिससे कि एसआरओ अपने इंडस्ट्री को या सेक्टर को मैनेज करने के लिए काम कर सके अंडर आरबीआई। तो ओमनिबस फ्रेमवर्क किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइनलाइज किया गया है, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आरबीआई। तो आरबीआई ने ओमनिबस फ्रेमवर्क निकाला है फॉर एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन रेगुलेटेड एंटिटीज। नासा ने अपनी एक स्टडी में ये बताया है कि ग्लोबल सी लेवल पिछले 30 सालों में 4 इंच के करीब बढ़ गया है। 4 इंच टोटल 30 ईयर्स का डेटा नासा ने एनालाइज किया है। 4 इंच का जो ग्लोबल सी लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, और पिछले साल को अगर हम देखें तो एल नीनो और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो सी लेवल केवल पिछले एक साल में 0.3 इंचेस इंक्रीज़ हुआ है। 2022 से 2023 का ये डेटा बताया जा रहा है। नियरली 4 टाइम्स इंक्रीज़ है सी लेवल में, और सी लेवल का जो इंक्रीज़ है
इसका अमाउंट तो बढ़ ही रहा है, ये तेज़ी से सी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है, वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ हुआ है। रेट ऑफ इंक्रीज़ हैज़ ऑल्सो एक्सेलरेटेड, ये बढ़ा है और तेज़ी से बढ़ा है। ओवरऑल सी लेवल 1993 से 4 इंचेस इंक्रीज़ हुआ है और पिछले 2-3 साल में ये इंक्रीज़ एल नीनो की वजह से हुआ है। नासा लेड एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन मोर देन 30 इयर्स ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, जो 1992 से 2020 का जो डेटा है, ये वो माना जा रहा है। और इसकी वजह से क्या रिज़ल्ट हो सकता है? इसकी वजह से जो फ्लडिंग के केसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो नासा के द्वारा बताया गया है कि नियर फ्यूचर में फ्लडिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने वाली है। किसी दूसरी कैटास्ट्रॉफ से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट देखी जाएगी, वो फ्लडिंग देखी जाएगी। द इमीडिएट कॉज ऑफ स्पाइक इज एल नीनो वेदर इफेक्ट विच रिप्लेस ला नीना फ्रॉम 2021 टू 2022 व्हेन द सी लेवल राइज 0.08। तो ला नीना के फेज में सी लेवल कम बढ़ा था, लेकिन एल नीनो के फेज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब एल नीनो क्या होता है? एल नीनो वो कंडीशन है जिसमें वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर होता है, ये वार्मर देन एवरेज होता है, जिससे वेस्टर्न पैसिफिक टेम्परेचर वार्मर देन एवरेज होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक एरिया में, और इसकी वजह से जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। एल नीनो की वजह से इंडिया में मानसून के टाइम बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। और जो ग्लोबल सी लेवल का दूसरा कारण है, वो माना जा रहा है कि ह्यूमन फुटप्रिंट या ह्यूमन एक्टिविटी भी एक बड़ा कारण है, जिसने इस सी लेवल टेम्परेचर के रेट को एक्सेलरेट किया है, बढ़ाया है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।